नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिकल का एक बहुत मेजर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें ऐसे बहुत से पार्ट हैं, भाग हैं जो हमने किसी दूसरे देश के संविधान से लिए हैं। आखिर में वो कौन कौन से पार्ट हमारे पास हैं, कौन कौन से भाग हमने लिए हैं, उन पर अपन आज एक चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारे पास जो होगा इसको हम कहकर चलेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, या हम कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विदेशी स्रोत को तो यानी कि सोर्सेस को हम बाद में देखकर चलेंगे। सबसे पहले हम हमारे इंडिया का भाग लिखते हैं कि आखिर में इंडिया के लिए कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे संविधान में काम आया है। यहां सबसे पहले बात होगी आपके लिए भारत शासन अधिनियम। ये रहेगा प्यारे बच्चों 1935 का, 1935। भारत शासन अधिनियम से आखिर में 1935 में कौन कौन सी हमने चीजें ली हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम से हमने जो पहला पॉइंट लिया उसका नाम है संघीय तंत्र। आप कह सकते हो इसको फेडरल सिस्टम। संघ का मतलब यूनियन, यानी कि हम केंद्र की बात लेकर चलते हैं तो केंद्र का कार्य कैसे है, किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली है, वो संघीय तंत्र में हमारे पास आ जाता है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसके लिए पॉइंट होगा, यहां बात होगी राज्यपाल का कार्यालय, यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल का कार्यालय कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, वो सारी बातें जो हैं वो हमारे पास यहां आ जाती हैं। अब यहां से प्यारे बच्चों, अगर पिछली वीडियो देख रखी है तो दो सवालों के जवाब आप जरूर बना लोगे कि राज्यपाल अपने पास हो तो इसको बनने के लिए एज कितनी आती है। तो मिनिमम एज आपसे पूछ ले किसी एग्जाम में तो वो मिनिमम एज आपके पास दिखाई देगी 35। ध्यान रखना बेटा, राज्यपाल का कार्यालय तो 1935 के संविधान से है। ये तो हम एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर पूछ ले कि राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी, तो वो 35 होगी। सेम दो पॉइंट पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसको शपथ दिलवाने वाला, ओथ दिलवाने वाला कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और अगर बात करें इसकी अपॉइंटमेंट करने वाला कौन, तो अपॉइंटमेंट करने वाला आपके पास होगा, वो होगा हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये राज्यपाल के पद के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट का डिस्कशन किया है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये चीजें हमारे 1935 के लिए नहीं आती हैं। यहां पर केवल राज्यपाल का कार्यालय की बात हो जाती है। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा देते हैं और हम आगे चलते हैं। राज्यपाल का कार्यालय के बाद एक हमारे पास पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, जिस पर बात लेकर चले, वो होगी नागरिकता। नागरिकता यानी कि बात होगी सिटीजनशिप, कि भारत में नागरिकता का प्रावधान किस प्रकार से है। ये 1935 के भारत के शासन अधिनियम के आधार पर रहेगा। सेम इसके अलावा आगे हम देखें तो हमारे पास दिखाई जाएगी न्यायपालिका।
न्यायपालिका का मतलब हम लेकर चल रहे हैं जुडिशरी को, यानी कि कैसे न्यायपालिका कार्य कर कर चलती है, वो यहां पर आएगा। इसके अलावा अगर अपन देखकर चलें तो नंबर 5 पर हम देखकर चलते हैं, नाम आता है लोक सेवा आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से इसको अपन पहचानते हैं। अब इसके बाद आखिर में हमने क्या लिया, तो यहां हमारे पास नंबर 6 पर आता है आपातकालीन उपबंध, यानी कि बात करें इमरजेंसी प्रोविजन। तो प्यारे बच्चों याद रखना, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाने की पावर केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति के पास आती है। जो हमारे साथ 3 आर्टिकल चलते हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360, जिन पर अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के पद के साथ या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के साथ। इसके अलावा एक चीज और आ जाती है नंबर 7 पर, और यहां बात होती है किसके लिए, प्रशासनिक विवरण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग कंडीशन कैसे हैं उसको अपन प्रशासनिक विवरण के नाम से पहचानते हैं। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर हमारे संविधान में शामिल किए हैं। यहां से कुछ हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं, जिनमें से एक संघीय तंत्र है, एक नागरिकता है और एक न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी और लोक सेवा आयोग के साथ। ये रेयरलेस लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो इसका अपना पार्ट आएगा भारत शासन अधिनियम के बाद, तो हम सेकंड पार्ट पर अगर चर्चा करें, यहां बात हम लेकर चलेंगे यूएसए के साथ, अमेरिका के लिए चर्चा होगी। अब यूएसए से आखिर में हमने क्या लिया, तो यहां से हमने लिया हुआ भाग रहेगा जिसमें कई बार आपने नाम सुना होगा, यहां कहकर चलते हैं हम मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के नाम से पहचान लीजिएगा। मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक की बात बोली जाए वो फंडामेंटल राइट्स के साथ चलेगा। इसके अलावा और क्या आए, तो इसके अलावा सेकंड नंबर पर पॉइंट आएगा हमारे पास न्याय पालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जुडिशरी जब भी कभी वर्क कर रही होगी तो ना तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट या ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी या इसकी वर्किंग के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती। न्यायपालिका हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बन सकता, कारण न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है। यहां मंत्री या ऐसा कोई भी पद इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और यहां पर बात होती है न्यायपालिका का पुनरावलोकन। इसको जरूर हम ध्यान रखें, जुडिशियल रिव्यू के नाम से अपन पकड़ते हैं कि कोई भी निर्णय देने से पहले एक बार हम जांच कर लें कि निर्णय में कोई भी तर्क संगत ना हो जाए। उसी को ही हम पुनरावलोकन के नाम से पहचानते हैं, जो
हमारे लिए न्यायपालिका के साथ होगा। इसके बाद आखिर में हमने क्या लिया, तो नंबर 4 हमारे पास पॉइंट आ जाता है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो हमने ली है, ये भी हमने कहां लिया, यूएसए के संविधान से लिया है। इसके बाद आखिर में क्या पद हो या क्या कंडीशन बने, तो बेटा यहां पर नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और यहां पर बात होगी राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब प्यारे बच्चों, वर्ड हमारे पास होगा इंपीचमेंट। आप महाभियोग से ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को पद से जो हटाने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको महाभियोग कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले हम राष्ट्रपति को एक नोटिस देंगे और उस नोटिस को देने के बाद अब एक प्रपोजल लाया जाएगा जिसको हम प्रस्ताव के नाम से पहचाने। प्रस्ताव हमारे पास सदन में जाएगा। सदन यहां पर आपको 2 दिखाई देंगी, एक होगी बेटा राज्यसभा, एक होगी लोकसभा। प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाए इसके लिए स्वतंत्र है। आप चाहे राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, और अगर आपने पहले लोकसभा में पेश किया है तो उसके बाद वो राज्यसभा में चला जाएगा। तो राष्ट्रपति पर जो इंपीचमेंट है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया है, ये भी हमारा यूएसए के संविधान से है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अब पॉइंट बनेगा नंबर 6। यहां बात करें सुप्रीम कोर्ट, सभी जजेस की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट होता है, इन सभी जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है, ये भी हमारे पास अमेरिका के संविधान से है। यानी कि इन जजेस को भी हटाने के लिए सेम राष्ट्रपति का जैसा ही कार्य करना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है, फिर वो राज्यसभा लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद कहीं जाकर इनको पद से हम हटाते हैं। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। सेम जजेस के ऊपर महाभियोग जरूर लगा है बेटा, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा कि महाभियोग लगाने के बाद प्रस्ताव पारित हो गया हो और महाभियोग के कारण उनको पद से हटाया गया हो। सेम इसके बाद यानी कि यूएसए के बाद हम अगले पार्ट पर आते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट के साथ रख लीजिएगा। चलते हैं आगे। यूएसए के बाद हम सेकंड जो पार्ट लेकर चलें, यहां हम बात करेंगे कनाडा के साथ, यानी कि कनाडा पर बात होगी। अब देखते हैं कि आखिर में हमने कनाडा से क्या क्या लिया है। राज्यपाल का बनने के लिए न्यूनतम आयु हमने बात करी 35 होती है, और सेम राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति होता है। यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति का जो कार्य है वो सारा हमने कनाडा से लिया है। अब नियुक्ति कैसे होगी, तो बात होगी केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। नियुक्ति यानी कि बात हो रही है बेटा अपॉइंटमेंट, यानी कि केंद्र किस प्रकार से राज्यपाल की अपॉइंटमेंट लेकर चलता है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है। सेम इन्हीं में ही अपन अगर देखकर चलें तो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय, ये भी हमने कहां से लिया, कनाडा से। तो सेकंड पॉइंट जो उसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय
न्याय यानी कि डिसीजन, परामर्श यानी कि कंसल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कहां से लिए हैं? तो प्यारे बच्चों, ये कनाडा के संविधान से हमने इसको लिया है। इसके बाद अगला जो हमारे पास संविधान की बात होगी, देश के साथ अगर अपन लेकर चलें तो बात यहां लेकर चलेंगे हम जर्मनी का वीवर संविधान। जर्मनी का जो वीवर संविधान हमारे पास है, इसमें हम लेकर चलते हैं कि राष्ट्रपति जो है हमारे पास, ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, का स्थगन, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कैसे स्थगित कर सकता है, किस प्रकार से ले सकता है, वो यहां पर अपने पास आएगा। अब मेन बात आती है कि सर हमें पता है कि मौलिक अधिकार के तो आर्टिकल 12 से 35 चलते हैं, तो आखिर में क्या सभी मौलिक अधिकारों को यह स्थगित कर देता है? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति शासन जब चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 इन दोनों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 20 और 21 जो है, जिसमें से हम बात करते हैं, एक तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और एक आता है बेटा कानून के समक्ष गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। यही हमारे पास 20 और 21 आर्टिकल के साथ चलते हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण, और साथ में बात होती है बेटा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब आप कहोगे कि साहब गिरफ्तारी से संबंधित क्या चीज है? तो यहां पर बात होती है बेटा गिरफ्तारी के लिए, यानी कि अरेस्ट के लिए, और यहां पर बात होती है बेटा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। थोड़ा सा एक हल्की सी ब्रीफ लेते हैं। गिरफ्तारी से संबंधित जो अपना आर्टिकल नंबर 20 है, इसमें 3 कुछ खास शर्तें खुल जाती हैं। अब 3 जो शर्तें खुलती हैं, इनमें से प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 20 और उसका भी सब क्लोज 1 आता है। ये कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपराध की सजा ना मिले जो उस समय में कानून में अपराध था ही नहीं। तो अपराध का जो दंड है, यानी कि बात कर सकते हैं अपराध की सजा, जो उस कानून में अपराध है ही नहीं, उससे हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। सेम ऐसा ही दूसरा जो अपन लेकर चले तो इसमें बात हो जाती है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें, यानी कि इसका दूसरा पॉइंट, हम किसी व्यक्ति को उसी वक्त अपराधी कहकर चलेंगे जब अपराध की कंडीशन पूरी हो चुकी हो या अपराध से संबंधित निर्णय दे दिया गया हो। मतलब यहां पर बात होती है बेटा अपराधी की। और 23 जो अपने पास बनेगा, यहां हम बात लेकर चलते हैं कि किसी भी पर्सन को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करोगे। तो यहां बात होती है गवाही कि अगर अपराध कोई किया गया है तो आप उसको इतना मजबूर नहीं करोगे कि वो अपने खिलाफ ही गवाही देना शुरू कर दे। ये सारी बातें जो हैं हमने जर्मनी के संविधान से ली हैं। आर्टिकल नंबर 21 तो बोल ही देता है कि आपको प्राण यानी कि अपनी जान, अपनी बॉडी यानी कि अपना शरीर बचाने का अधिकार है। इसके बाद हमारे पास अगला संविधान यानी कि देश का नाम आएगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट रख लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास देश आने वाला है, यहां बात हम लेकर चलेंगे
फ्रांस की। तो अगला देश हमारे पास है फ्रांस। फ्रांस से जो हमने सबसे पहला भाग लिया है उसको कहते हैं गणतंत्रीय व्यवस्था। साथ में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा का सिद्धांत। ये जो हमने लिया है ये फ्रांस के संविधान से हमने लिया है कि भारत में गणतंत्रीय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस प्रकार है। और प्यारे बच्चों, ध्यान रखने की बात है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों जो अपने पास बातें आती हैं, इन तीनों को हम कंसिडर करते हैं एज ए प्रस्तावना में। प्रस्ताव यानी कि बात होगी किसकी, प्रीएम्बल की। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। इसके बाद हमारे पास जो अगला देश बने, यहां बात होगी जापान की। जापान से हमने क्या लिया, तो जापान से बात आती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का मतलब कानून ही होता है कि कानून किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे कानून की कंडीशंस हमारे लिए बनती हैं। कहां अगर दिक्कत हो रही है तो कानून को थोड़ा सा कर्फ्यू के रूप में रखा जाए, कहां आसान चल रहा है, दंगा होने की समस्या आ रही है तो हम कई बार सुना होगा कि 151 धारा लगा दी गई है। ये सारी कानूनी प्रक्रिया एक सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से होने वाली होंगी, वो सब हमने कहां से लिया, तो वो हम जापान के देश के संविधान से लिया है। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो अगला देश हमारे पास आता है, यहां बात होती है साउथ अफ्रीका की, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जो हमने सबसे पहले लिया, तो यहां पर खास वर्ड आएगा बेटा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन यानी कि प्यारे बच्चों अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि आखिर में संविधान में संशोधन कैसे होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर संविधान में मुझे एक बिंदु लगाना भी हो या कोई पार्ट चेंज करना हो, हटाना हो, तो हमें संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा। संविधान के संशोधन करने के लिए 100% प्यारे बच्चों हमें एक बिल को लेकर आना पड़ेगा। बिल के लिए हम स्वतंत्र हैं, आप लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में बिल ला सकते हो, और जब ये दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति भी इस पर मोहर लगा दे, तो हम कह सकते हैं कि अब संविधान में संशोधन हो चुका है। इसके अलावा और हमने क्या लिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं उनका निर्वाचन कैसे आना है, किस प्रकार से वो राज्यों से आते हैं, क्या उनकी कंडीशंस बनती हैं, ये सारा हमने जो लिया हुआ है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद हमारे पास बात होती है यूएसएसआर, या हम कह सकते हैं रूस के संविधान की बात होगी कि आखिर में यूएसएसआर से हमने कौन कौन से भाग लिए हैं। अब सोवियत संघ या रूस को अगर अपन लेकर चलें तो यहां पर सबसे पहला एक वर्ड बनता है जिसको हम कहकर चले मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि बात होगी फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल नंबर 51A
इसके साथ कवर होगा कि मौलिक कर्तव्य जो बेटा अभी वर्तमान में हम देखें तो वो 11 में है। इसके अलावा दूसरा जो इसके साथ पार्ट लिया, प्रस्तावना में न्याय। अब प्रियम्बल में अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय कौन कौन से पार्ट में होगा, तो इसको अपन कहते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इस न्याय की बात लेकर चल रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो न्याय की बात होगी, ये हमने प्रस्तावना में जो न्याय रखा, ये हमने रूस यानी कि सोवियत संघ के संविधान से लिया है। इसके बाद जो अगला देश हमारे पास है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अगला जो देश हमारे पास दिखाई दे, यहां हमारे पास होने वाला होगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, या ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से हमने पार्ट को रखा हुआ है। यहां सबसे पहले एक वर्ड आएगा आपके पास प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को ही बोला जाता है बेटा कंकरेंट लिस्ट। अब बात होगी कि साहब समवर्ती सूची का संबंध किसी न किसी अनुसूची से है। बिल्कुल बेटा, समवर्ती सूची आपको दिखाई देगी शेड्यूल नंबर 7 में। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि समवर्ती सूची का मतलब यह है बेटा कि ऐसा कोई टाइटल यानी कि विषय जिस पर हमारा केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, उसको हम समवर्ती सूची के साथ रखते हैं। इसके अलावा और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास इसका आए, यहां बात होती है व्यापार की स्वतंत्रता। यानी कि आप व्यापार जो कानूनी रूप से ठीक है उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको व्यापार करने से कोई भी व्यक्ति रोक दे या अलग से आपके लिए कानून बना दिया जाए। बस वो व्यापार हमारा कानूनी क्षेत्र में आना चाहिए। अगला जो पार्ट बेटा इसका आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होगा सदन की संयुक्त बैठक। कि जो हमारे सदन है, तो हमने बात करी थी कि सदन में हमारे पास भाग होते हैं दो, एक राज्यसभा जो बड़ा भाग है, एक लोकसभा जिसको हम निम्न सदन के रूप में बोलते हैं। जब इन दोनों सदनों को एक साथ बैठक में बुलाया जाए तो उसको हम संयुक्त अधिवेशन कहकर चलते हैं, यानी कि जॉइंट असेंबली। यहां प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी संयुक्त अधिवेशन की बात होगी तो संयुक्त अधिवेशन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला होगा। ठीक है बच्चों, ये एक्स्ट्रा में पॉइंट लिया था तो इसको अपन हटा देते हैं, क्योंकि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास देश आने वाला होगा, यहां पर हम बात कर चलेंगे आयरलैंड की। अब आयरलैंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा, हमने जो लिया इसको हम कहकर चलते हैं नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, या आप इसको डीपीएसपी के नाम से भी पहचानते हो।
नीति निर्देशक तत्व जो हमारे पास चलते हैं, डीपीएसपी जिस पर अपन बात करें, तो यहां पर बात हो जाती है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51, पार्ट 4 को बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व में। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कि यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो किस प्रकार से अपने पास होगा, ये भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। लास्ट जो इसका पॉइंट बने, राज्यसभा सदस्यों के लिए नामांकन यानी कि बात होगी प्यारे बच्चों नॉमिनेशन, कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका नामांकन कैसे होगा, नॉमिनेशन किस प्रकार से होगा, वो सब हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने पार्ट लिया, यहां पर हम बात लेकर चलेंगे, देश आ जाएगा बेटा ब्रिटेन। यह हमारा आखिरी भाग होगा जो हमारे संविधान के साथ जुड़ने वाला होगा। ब्रिटेन से हमने क्या लिया कि हमारी जो संसद किस प्रकार से काम करती है, इसको कहते हैं बेटा संसदीय शासन व्यवस्था। ये हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हुए हैं कि संसद हमारे पास किस प्रकार से कार्य करती है। सेम दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है बेटा मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि मंत्रिमंडल किस प्रकार से है, उनकी प्रणाली कैसे है, यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। लास्ट और तीसरा जो पार्ट हमारे पास आए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और तीसरे पर बात होगी एकल नागरिकता, यानी कि हम लेकर चल रहे हैं सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है और हम केवल एक ही नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, यानी कि स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरे देश के हम हो चुके हैं, तो हमें हमारे देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। कारण क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता की बात हो सकती है। आपके पास दोहरी नागरिकता के लिए कोई भी ऐसा प्रभाव या कंडीशंस आपकी बनती नहीं है। आज जो हमने टॉपिक को रखा है प्यारे बच्चों, वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत थे, जिनमें से हमने सभी देशों से क्या क्या हमारे संविधान में पार्ट लिए हैं उन पर विस्तार से चर्चा करी है। साथ में उसके साथ जो कुछ पॉइंट्स आए हैं उनमें भी कुछ विशेष अगर क्वेश्चन बने तो वो भी हम विस्तार से देख चुके हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।